Good morning, everyone. Students, Jaya Goswami here. B.Ed, Gender School Society सब्जेक्ट। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की। तो आज मेरा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग टॉपिक लिया था, टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियो, देन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, फिर फॉर्मेशन कैसे होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, देन ब्रेक कैसे कर सकते हैं आप। इसके बाद मैंने फेमिनिज्म की बात की थी और मैंने बहुत सारे फेमिनिज्म बताए थे, जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म, एंड इसके बाद आपको लिबरल फेमिनिज्म्स एंड कल्चरल फेमिनिज्म, सोशल एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, एंड इसके अलावा मी फेमिनिज्म, सेपरेटिज्म फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, एट्सेट्रा, आई फेमिनिज्म। देन इसके बाद मेरा टॉपिक नेक्स्ट जो था वो रिप्रोडक्टिव राइट्स और सेक्सुअल राइट्स को लेके था, जिसमें मैंने आपको बताए थे इसमें लिंकेज और डिफरेंसेस क्या हैं। एंड देन अबॉर्शन राइट्स आपको बताए थे, एंड इसके साथ साथ सेक्सुअलिटी राइट्स आपके क्या क्या हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट क्या है, सेक्सुअल हैरासमेंट बिल 2013 जो है उसमें पॉश एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, ये क्या है, और इसके अलावा सेक्सुअल हैरासमेंट को आप किस हद तक रोक सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। तो ये मेरे टॉपिक्स थे पार्ट फर्स्ट में। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या तैयारी में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन वीडियोज़ को देख कर भी एक दो दिन में अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से सार्थक सिद्ध कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिर से एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, जया गोस्वामी है, B.Ed जेंडर सब्जेक्ट है मेरा, B.Ed सेकेंड ईयर। और इसमें अब जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ दैट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एंड UG PG में भी आपने देखा होगा सोशलाइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्ट स्ट्रीम में तो खासकर। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। समाजीकरण क्यों ज़रूरी है समाज से रिलेटेड? देखिए, अगर भाषा कहीं ना कहीं, देखिए लैंग्वेज क्या है, इनेट कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, एक्वायर्ड कैपेबिलिटी है। ये आपकी एक्वायर्ड पोटेंशियबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है, ये आपकी इनेट कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि ये जन्मजात नहीं है, ये आपने एक्वायर्ड की है, इसको आपने प्राप्त किया है। इसी तरीके से सोशलाइज्ड इंसान या समाज ही इन चीज़ों को जन्म देता है, जिसमें आपका भाषा का आविष्कार होता है, भाषा प्रमोट होती है, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, एक बच्चा सोशलाइज किया जाता है और वो एक समाज का अभिन्न अंग बनता है। और इस तरीके से समाज अपना कार्य अपने स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, और स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक हम लोग अपने नियमानुसार काम में करते हैं। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन से मेरा तात्पर्य थोड़ा बहुत आपको सोशलाइजेशन की तरफ धकेलना था, जिसकी वजह से आप जेंडर सोशलाइजेशन को समझें। तो देखिए, जब समाज का निर्माण हुआ तो उसमें जेंडर्स आए। जेंडर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है, ये भगवान ने आपको बनाकर, एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी आपकी नहीं है, ये आपने जेंडर सामाजिक सोशल कंस्ट्रक्ट है ये। और इसी तरीके से समाज की उत्पत्ति है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन में लड़का या लड़की किस तरीके से एक्ट करे, किस तरीके से उसके ट्रेड्स हों, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसका एटीट्यूड हो, इसका इंटरेस्ट हो, ये बहुत सारे निर्भर यानी कि डिपेंड होता है आपकी सोसाइटी पर, कि सोसाइटी किस तरीके की है, सोसाइटी आपको अपब्रिंगिंग में क्या दे रही है, उसके वैल्यूज़, उसके कल्चरल, उसके सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब आपके ऑक्यूपेशन, आपका बिहेवियरल सिस्टम, एंड आपके हर मॉरल वैल्यूज़, आपके सोच, थॉट्स एंड आइडियाज़, तो ये सब इस पे झलकाता है कि जो जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है और जेंडर सोशलाइजेशन सोसाइटी से प्रभावित होता है। देखिए, नीड ऑफ सोशलाइजेशन ज़रूरी ही क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बायोलॉजिकल बीइंग इनटू ए सोशल बीइंग। बहुत ज़रूरी है कि जो बायोलॉजिकल बीइंग है, जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है आपकी, कि आप सेक्स में मेल हैं या फीमेल हैं, इसको एक सोशल बीइंग में टर्न करना, आपको सामाजिक उत्तरदायित्वों, सामाजिक वैल्यूज़ को समझना, उसके प्रति जिम्मेदार होना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना और उसके आपको अधिकार मिलना, एक तरह से राइट्स मिलना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। एंड इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्यों ज़रूरी है सोशलाइजेशन? देखिए, आपको एक तरह से माउल्ड किया जाता है, जैसे एक किसी को शेप या आकार दी जाती है, ऐसे आपका एक माउल्ड की जाती है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हो। बीइंग डिसिप्लिन्ड, आप एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी, डिसिप्लिन्ड बने और
रिड्यूसिंग सोशल डिस्टेंस को कम करने के लिए, ताकि एक अंतर ना आए और इससे इंसान के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें ना आए, उसमें अकेलापन महसूस ना हो। तो ये सोशल डिस्टेंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन फुलफिलिंग ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आपके जो इतने भी आपके नीड, इंटरेस्ट हैं आपकी लाइफ में, पैशन है किसी चीज़ को लेकर, आप कुछ पाना चाहते हैं, आपके कोई आकांक्षाएं हैं कुछ चीज़ अचीव करने के, आपके एम्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके गोल्स हैं, तो उनको फुलफिल करने में, उनको पूरा करने में भी सोशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके इस तरफ आपको धकेलता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है, कभी समाप्त, ये कह सकते हैं ये हमेशा चलने, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, विच वी लर्न अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशन एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। और इसमें हम सोशल एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमें क्या मिलेगा सोसाइटी की तरफ से, एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, कि दूसरे लोगों से हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, उनके साथ हमें इंटरेक्ट कैसे होना है, इंटरेक्शन को कैसे जन्म देना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सो फॉर्थ। और इसके साथ साथ ये ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। देखिए, ब्रेन आपको ईश्वर ज़रूर देता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें, उसका विकास, तो वो आपको बिना सोसाइटी में रहे, सोशलाइज हुए बिना नहीं हो सकता। देन आपकी बॉडी, जिस तरह से आप हाइजीनिक रहेंगे या जिस तरह से रहन सहन में आएगी, सोशलाइजेशन इस पर बहुत प्रभाव डालता है। उसका एटीट्यूड आपका, कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके का आपका एग्रेशन बिहेवियर है, बिहेवियरिज्म एंड सो फॉर्थ, ये सब सोसाइटी ही जन्म देती है। और इसीलिए सोशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपने को एक्सप्रेस करने में सोसाइटी आपकी हेल्प करती है। टू लिव अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन, आप सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आप लिव करते हैं। तो एक तरह से कह देते हैं कि सोसाइटी आपको सोशलाइज्ड बनाती है। सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, आप सोसाइटी में रहकर सोशल प्रॉब्लम्स तो होंगी और सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको आ जाता है। ट्रांसमिटिंग कल्चर, देखिए, अगर आप सोसाइटी में रहेंगे तभी आप अपने कल्चर्स को ट्रांसमिट कर पाएंगे, एक से दूसरे तक आप भेज पाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं ये आप कर पाते हैं। देखिए, एजेंट्स क्या हैं सोसाइटी के, ये मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे पढ़ाने चाहूँगी। तो वही ट्रांसमिट ऑफ कल्चर करने में हेल्प करते हैं। देन इंडिविजुअलिटी डेवलप्स, आपकी इंडिविजुअलिटी, अगर आप क्या हैं, आप खुद क्या हैं, आपको डेवलप करने में, हर तरह से आपको सक्षम बनाने में भी सोशलाइजेशन का, सोसाइटी का बहुत ही रोल है, बड़ा रोल है। देन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में अगर हम बात करें तो एजेंसीज क्या हैं? फैमिली आपकी एजेंसी हैं। देन आपका नेबरहुड, आप कहाँ से सोशलाइज होना सीखते हैं? देखिए, पहला आपके परिवार, आपकी माता, दूसरा आपका स्कूल, आपकी शिक्षा, जहाँ से आप स्कूल जाते हैं। आजकल तो वैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आप बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ से सोशलाइज होते हैं, क्योंकि हर तरीके का बच्चा वहाँ आता है, हर भाषा, हर क्षेत्र, हर प्रांत, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड बच्चा हो, एक्टिव बच्चा हो, क्रिएटिव बच्चा हो, सोशलाइज डिप्राइव्ड बच्चा हो, कल्चरल डिप्राइव्ड बच्चा हो, या बहुत ही अच्छा हो, या क्रिएटिव चाइल्ड हो, या अलग अलग सोसाइटी से ये लोग आते हैं। और इस तरीके के बच्चे जब साथ में पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है? सोशलाइजेशन का निर्माण होता है। वो एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेट होना सिखाते हैं। और ये कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन को जन्म देता है। इसके बाद पीयर ग्रुपिंग, आप साथी जो आपके होते हैं, आप उस ग्रुप में रहते हैं और इसमें भी आप सोशलाइज होना सीखते हैं। मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया, चाहे वो इंटरनेट हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, नेट हो, यूट्यूब हो, जिस तरीके से मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये भी एक मास मीडिया का ही उदाहरण है कि हम सोशलाइज्ड हो रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, और यही सोशलाइजेशन का एक बेस्ट उदाहरण मैं आपको दे पाऊँगी। देन रिलीजन है, रिलीजन से भी आप जुड़ते हैं, धर्म से, और आप सोशलाइज्ड होना सीखते हैं। धर्म आपको सोशलाइज्ड होने सिखाता है। देन सोशल क्लास, देखिए, क्लास होती है, क्लास जिस क्लास के अंतर्गत एक जैसा ऑक्यूपेशन, एक जैसी आपकी ट्रेड्स, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसा इकोनॉमिक आपका ढांचा, तो इस तरीके की जब क्लासेस में आप पढ़ते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपको सोशलाइज्ड होना सिखाता है। देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डोमेस्टिक वायलेंस। ये बीएड की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जेंडर में ज़रूर पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। देखिए, आपका सेक्स है तो जेंडर है तो सोसाइटी है, क्योंकि जेंडर सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। आपको पता है ये सोशल नॉर्म्स है, सोसाइटी ने इसे जन्म दिया है, और जब सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं वायलेंस है, और जब वायलेंस है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी कि घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा में क्या है घरेलू हिंसा? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस यही नहीं होता कि जब एक मेल फीमेल पे हाथ उठाए। डोमेस्टिक वायलेंस वो भी होता है अगर आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है।
ठीक है। आप कई कई बार लोगों को गलत भावनाएं रहती हैं या गलत फहमियाँ रहती हैं कि आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हैं या पति पत्नी को पीट रहा है या इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस हर तरीके का वायलेंस, चाहे आप मुंह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी के मन को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है। आप दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को बात सुना रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है। आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अपनी कटु वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट कम्स ऑल्सो इन डोमेस्टिक वायलेंस। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब बच्चे घर में बहुत ज़्यादा हैं और इसी अमाउंट में जब पेरेंट्स उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सक रहे हैं या अपनी क्षमताओं से बाहर चले जा रहे हैं या उनको नहीं झेल पा रहे हैं और उनके ऊपर हाथ उठाते हैं अपनी एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और कहते हैं कि बच्चों की गलती थी, और अपने अंदर झांकने की जगह वो बच्चों को दोषारोपण कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहा है। और आजकल बच्चे भी इसका बहुत शिकार बन रहे हैं। आए दिन बच्चों की शिकायतें आती जा रही हैं कि हाँ, हमारे घर में मारपीट हो रही है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, हमारे माता पिता हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है और ये नहीं होना चाहिए। इसके प्रति एक सख्त कानून है, लेकिन क्योंकि हम सोसाइटल बद हैं, हम इन चीज़ों से डरते हैं, बाहर आने से बोलने से डरते हैं, और इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा जन्म होता है। और छोटे बच्चे खासकर बहुत शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो शिकायत करे भी तो किससे, आखिर उनके पेरेंट्स ही उनके प्रति आ जाते हैं। ये एक सोशल इश्यूज़ भी है और लोगों को प्लीज़ समझना चाहिए ऐसे टाइम पर वो बच्चों के साथ एक नर्म उसके साथ पेश आएँ, नर्म भावना के साथ, और समझें कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर क्या है। और आप भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। ये मैसेज भी है मेरा इस वीडियो के थ्रू। देखिए, रीजंस क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के, आप क्यों घरेलू हिंसा होती है। पहला, फाइनेंशियल इशू, जब आपके पास पैसे की कमी हो, घर में ऐसे इशूज़ हों। दूसरा, इलिटरेसी अमंग वुमेन, ज़्यादातर जो लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेसी होती है, शिक्षा का अभाव होता है, वो लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस को ज़्यादा जन्म देते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन अपॉन मैन, जब औरत आदमी पर, मैन पे ज़्यादा निर्भर होती है हर तरफ से, चाहे वो सोसाइटल रूप से, इकोनॉमिक, चाहे वो सोशल, हर तरीके से जब वो उस पर डिपेंड होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस को जन्म देता है। देन पॉवर्टी, गरीबी सबसे बड़ा कारण है। देन कैरेक्टरलेस बिहेवियर ऑफ मैन और वुमेन, चाहे वो आदमी हो या औरत, दोनों का अगर कैरेक्टरलेस बिहेवियर है, वो कैरेक्टरलेस है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत जन्म देता है। तो इसके साथ मास मीडिया, गलत तरीके के फोटोज़ दिखाना, पिक्चर्स बनाना जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाया जाता है, तो काफ़ी ये कि बहुत हद तक डोमेस्टिक वायलेंस को जन्म देता है। देन इसके बाद हम आएंगे, और ये रिमूव होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस, इसके प्रति सख्त कानून है, और प्लीज़ डोमेस्टिक वायलेंस को जन्म नहीं देना चाहिए। हमारे समाज को अच्छा बनाने में हमें हर एक को अपना योगदान देना चाहिए। देन मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर वर्सेस सेक्स, यानी कि जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है। मैं बीच बीच में ये बता चुकी हूँ, और ये भी बीएड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ गाइज इसको ज़रूर कीजिएगा। सेक्स और जेंडर में हर बार बीएड में एक डिफरेंस पूछा जाता है कि आप डिफरेंस बताइए। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। देखिए, सबसे पहला, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। बायो क्या पढ़ाता है? बायो एक ऐसा साइंस का सब्जेक्ट है जो आपको फिजिकल के बारे में बताता है कि आपकी बॉडी कैसी है। तो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस मैन और वुमेन में जो करता है वो सेक्स है। लेकिन जेंडर आपका बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन है कि सोसाइटी ने इसे जन्म दिया है जेंडर को। ये अपने आप ईश्वर ने आपको नहीं बना के भेजा कि आपके काम ये होंगे। लड़की है तो उसको घर का ही काम करना है, लड़का है तो उसको बाहर का ही काम करना है। ये आपको भगवान जी ने नहीं कह के भेजा था, आपको सिर्फ फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी दी थी उसने। लेकिन सोसाइटी ने ये जेंडर को क्रिएट किया है कि नहीं, आप फीमेल हैं तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये नॉर्म्स होंगे, ये आपके ट्रेट होंगे, ये आपका एटीट्यूड होगा, ये आपका बिहेवियर होगा, ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये आप पर सोसाइटी के थ्रू थोपा गया है। आपके ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। देन सेक्स पे दूसरा है, देखिए इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, मेल एंड फीमेल। लेकिन जेंडर को मेल और फीमेल नहीं कहे जाएंगे, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देन सेक्स रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड कल्चर, यानी कि टाइम और कल्चर कितना ही चेंज हो जाए, आपका सेक्स नहीं बदल सकता, आप लड़की का लड़का नहीं बन जाएंगे। लेकिन जेंडर रोल्स एक्सपेक्टेशंस में डिफर अक्रॉस टाइम एंड कल्चर, लेकिन जेंडर में आपके रोल्स अलग अलग हो सकते हैं अगर आपका कल्चर बदल जाए, समय बदल जाए। यानी कि जैसे आज का समय है, आजकल औरतें बाहर जाके जॉब कर रही हैं, तो देखिए रोल एक्सपेक्टेशंस बदल गए ना। अब वो पैसा कमा के ला सकती है, वो घर को भी संभाल सकती है, बाहर भी काम कर सकती है। ऐसे ही मेल भी अब बदल गए हैं, वो घर के काम करते हैं, बराबरी हिस्सेदार होते हैं, और वो ये नहीं समझते कि लेडीज़ को ही घर का काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस हैं, और इसमें शिक्षा का बहुत महत्व है। जो शिक्षित हैं वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, यस। और अशिक्षा भी, इलिटरेसी, देखिए शिक्षा बहुत तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ज़रूरी नहीं जो स्कूल जाए, जो एजुकेशन सिर्फ किताबों से प्राप्त करे तो वही एक शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी उसको नहीं कहते। इनफॉर्मल तरीका, आप प्ले ग्राउंड में रहते रहते, न्यूज़पेपर के थ्रू,
मास मीडिया के थ्रू या और तरीके से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सक्षम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ के ही एक डिग्री लेकर ही आप शिक्षा प्रद हैं, लेकिन शिक्षा मतलब क्या, जिसको आपने एक्वायर्ड नहीं किया हो कि आपने सिर्फ ले ली, उसको आपने इम्प्लीमेंट भी किया हो, इस्तेमाल भी किया हो कि हाँ उसको सही दिशा में कहाँ इस्तेमाल करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। तो इसके अलावा इसमें मैंने आपको एक टॉपिक और करा दिया अनजाने में, इनफॉर्मल और फॉर्मल शिक्षा क्या है। फॉर्मल जो आप स्कूल से लेते हैं, लाइब्रेरी से लेते हैं, फॉर्मल तरीके से जिसमें टाइम सेट होता है, आपको कहीं जाया जाता है, उसमें परमानेंट टीचर होता है, शेड्यूल होता है। लेकिन इनफॉर्मल शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें टाइम नहीं, हिसाब किताब नहीं, आप छत में घूमते घूमते भी कोई शिक्षा ले ली, आपने रेडियो पर सुनते सुनते भी कोई शिक्षा ले ली, टेलीविजन देखते देखते भी आपने कोई शिक्षा ले ली, तो इस तरीके की शिक्षा आपका इनफॉर्मल शिक्षा में आता है। देन इट इज क्रिएटेड बाय द रिप्रोडक्शन नीड। देखिए सेक्स जो है वो रिप्रोडक्शन नीड के लिए होता है कि आपको जब एक नई लिविंग बीइंग को जन्म देना है, रिप्रोड्यूस करना है। लेकिन जेंडर जो है क्रिएटेड बाय द सोशल नॉर्म्स, ये सामाजिक नॉर्म्स हैं और उनका पालन करते हुए ये बनाया गया है। देखिए इंटरसेक्स कंडीशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, पैराफिलस सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअल में सेक्स से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, और जेंडर आइडेंटिटी में डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि डिस्फोरिया, इस तरीके के। ठीक है, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट इनमें अंतर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आता है। इसके अलावा नेक्स्ट में आते हैं पेट्रियार्की सिस्टम। दैट इज़ ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर पूछा जाता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है। तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जया गोस्वामी वंस अगेन, बीएड जेंडर टॉपिक है मेरा, सेकेंड ईयर बीएड, और इसमें मैं पेट्रियार्की बहुत, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा जाता है। प्लीज़ इस टॉपिक को कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत जल्दी में बना रही हूँ और इसलिए ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोशली इन विच द फादर ऑफ द ओल्डेस्ट मेल ऑफ द लीडर ऑफ फैमिली एंड हेयर ऑफ द फैमिली। देखिए पहली वीडियो में भी मैं ये बता चुकी हूँ, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट पे जाइए और इसे देखिए। पेट्रियार्की में वहाँ भी समझा चुकी हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेट्रियार्की सिस्टम क्या है, जिसमें मेल डोमिनेंट रहता है, जो सोसाइटी में जो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, आपके अधिकार, राइट्स जो अधिकार दिए जाते हैं वो आपके फादर टू सन जाते हैं, सन टू उसके बेटे को जाते हैं, और इसमें मेल डोमिनेंट रहता है। पेट्रियार्की सिस्टम वही है। पेट्रियार्की हर तरफ है, भारत में क्या पूरे विश्व भर में है सोसाइटी में, और इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मैकेनिज्म काम करता है ताकि जो मैन हो वो इसके ऊपर डोमिनेंट रहता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, और जो वुमेन है इसको सबऑर्डिनेट समझा जाता है और वुमेन इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। लेकिन इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, और वुमेन को सिर्फ एक्सेसरी समझा जाता है, एक साधन, एक सजाने की वस्तु, और उसको नेचरिंग, बच्चों की नेचरिंग करने के लिए समझा जाता है। वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन देती है पेट्रियार्कल सिस्टम में, लेकिन उसके जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसको निगलेक्ट किया जाता है, और इसमें मेल डोमिनेंस यानी मेल को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। इसके मेरिट्स तो बहुत है, फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि पहला फ़ायदा ये कि नो डिस्प्यूट्स, इसमें झगड़े नहीं होते, क्योंकि आपको पता है लीडर ऑफ द फैमिली ऑलरेडी डिसाइडेड, लीडर ऑफ द फैमिली को पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, अरे भाई बेटा ही बनेगा, लड़का ही संभालेगा। तो देखिए झगड़ा तभी होता है जब आपके पास कुछ चीज़ लड़ने के लिए हो, जब आपको ये पता ही लग जाए कि अधिकारी दूसरे के पास है तो झगड़ा किसके ऊपर हो, इसलिए डिस्प्यूट्स का क्वेश्चन ही यहाँ पे नहीं उठता। लेकिन सेकेंड है, नो मोर बर्डन ऑफ लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू वुमेन सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग चाइल्ड। यहाँ पर उनको कोई लीडरशिप की बर्डन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती, तो उनका प्राइमरी फोकस क्या रहता है कि अपने बच्चों को ही पालना है, नर्चरिंग उनको ही करना है, उनको ही आगे विकसित करना है, उसमें हेल्प करनी है, और इसीलिए एक अपने काम में फोकस रहती हैं और इनके आसपास सोचने के लिए कुछ और होता ही नहीं है। तो ये भी मेरिट्स है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो विकास करते हैं और बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है। थर्ड, मैनी वुमेन्स फील वैल्यूड फॉर द यूनिक कंट्रीब्यूशन बाय पेट्रियार्कल सिस्टम एंड वुमेन्स को कहीं कहीं बहुत अपने को वैल्यू फील होता है कि अरे भाई मैं कुछ खास हूँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, मैं भी एक सहायता कर रही हूँ। अगर ठीक है मेल डोमिनेंस है, मेल संभाल रहा है, तो ठीक है मैं भी पेट्रियार्कल सिस्टम में उसको सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एक तरह से कह सकती हूँ, मैं सर्विस दे रही हूँ, घर के काम, डोमेस्टिक काम कर रही हूँ, तो ये वैल्यू फील करती है, अपने आप को खास महसूस करती है लेडीज इसमें। एंड फोर्थ, इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी एंड प्लेस एंड रोल फॉर एवरीवन। देखिए सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक तरह से कहें तो एक ढांचा दिया जाता है, और ऐसी जगह है जहां आप हर एक के लिए एक कुछ ना कुछ काम है, एवरीवन हैज़ अ रोल कि वो अपना रोल निभाए। तो ये भी पेट्रियार्कल सिस्टम के मेरिट हैं, कोई भी खाली नहीं रहेगा। फिफ्थ, अ मेल इज ओनली हेड हु गिव्स डायरेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स एंड एनकरेजिंग देम टू सर्व अदर्स। यहाँ पर मेल ही हेड होता है और वही डायरेक्शंस देता है फैमिली मेंबर्स को कि अब क्या करना है, एनकरेज करता है कि अब क्या करना है। तो ठीक है, सब लोगों को इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है और सिर्फ उन्हें एक काम पता लगता है कि हमें यही करना है, और वो उसी पे ध्यान लगाते हैं बजाय और कुछ सोचने के, ज़्यादा टेंशन में आने के। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं?
इसके डीमेरिट्स हैं, फर्स्ट वुमेन आर कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड एंड द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्लॉक्ड। देखिए औरतों को ज़्यादातर नेग्लेक्ट किया जाता है इसमें पूरी तरह से, और उनका डेवलपमेंट का जो पाथ है, रास्ता है, जो आगे बढ़ने का पाथ है, जो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है जो, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर काम नहीं कर सकती, इकोनॉमिक में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। तो